रेनेसेंस, व्हाट इज रेनेसेंस? रेनेसेंस आपका आता है जब यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था, जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी 1453 के अंदर, जब व्हेन द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज देयर, दैट वाज द कैपिटल ऑफ ग्रीस इन 1453. It was fall and that was the capital of Greece and captured by Turks. It was captured by Turks, right? It was put into the fire and become the part of Ottoman Empire. What happens is that the Greeks migrated to Italy. जितने भी Greeks थे जो यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल में थे या इस रीजन में थे, वो सारे के सारे they have migrated to Italy and that become there comes a new country, that is Rome, right? So study of Greek literature began. अब now the Italian writers, the Roman writers, they started reading the Greek literature. They started reading about the paganism. They started reading about the culture of the Greeks and these people. So now because all these writers of this 15th century took a target to renovate this complete work, to reform this complete work, and that is why that became the age of Reformation. हम जो अभी तक कर रहे थे इसको हम क्या बोलते हैं? एज ऑफ रिवाइवल और रेफॉर्मेशन. Why it is called as age of reformation or revival? Because obviously there is only and only reason why this age is called as revival, because revival of literature, जितना लिटरेचर अभी तक यहाँ पे हमारे पास मौजूद था, उस सारे लिटरेचर को रिवाइव किया गया. रिवाइव इन सेंस उसको दोहरा के दोबारा उसको लिखना, दोबारा उससे चीजों को लाइक एक दोबारा डेकोरेट करके दोबारा उसको रीराइट करके देना, दैट इज रिवाइवल. एंड रिफॉर्मेशन, जो भी लिटरेचर यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल में डिस्ट्रॉय हो गया था उसको फिर से रिफॉर्म किया गया सो दैट पीपल कैन रीड अबाउट इट, पीपल कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट. दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन और रिवाइवल ऑफ लिटरेचर. देन नेक्स्ट रिवाइवल ऑफ लर्निंग, बिकॉज जो लिटरेचर पीछे छूट गया था, जो लिटरेचर पहले उस टाइम पे लोग पढ़ते थे लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम, ठीक है, with the time which was left behind and people do forget about those philosophers and critiques. Now that all has been revived and people started reading those literature again, because why they were reading that literature again? Reason behind that, it was a revival. And second thing, they want to start a new learning, and that is the meaning of Renaissance. Renaissance is a new beginning, a new learning. That is what has started in this age. Now Columbus discovered West Indies, that is America, and Galileo gave a heliocentric theory. Yes, that is also a very important invention of this period, because Galileo, the scientist, has given the heliocentric theory in which he has said that Earth is not constant and is not in the center of universe. इस थ्योरी के अंदर ये क्लियरली बताया गया कि जो हम अभी तक क्रिश्चियनिटी में पढ़ते आ रहे हैं, दैट अर्थ इज द सेंटर, सन एंड मून आर रिवॉल्विंग राउंड इट, कभी दिन होता है कभी रात होती है, व्हिच इज कंप्लीटली अनट्रू, व्हिच इज कंप्लीटली मिथ, व्हिच इज अ मिथ. और ये जो हेलिसेंट्रिक थ्योरी थी, ये एक ग्रीक इटालियन राइटर है, आई टेल यू द नेम, उनकी थ्योरी है हेलास, वहां से ली गई. ठीक है, ये हेलास की थ्योरी से हेलिसेंट्रिक थ्योरी ली गई थी, वाज व्हिच वाज वे बिहाइंड बीइंग गिवन. तो ये जो आपके रिवाइवल ऑफ लर्निंग है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग में आप लोग ये चीजें देखोगे कि हम जब भी पुरानी चीजों को पढ़ते हैं तो कई बार हमें ये पता लगता है कि ये ऑलरेडी जो हमसे पहले लोग थे, हमसे पहले जो फिलोसोफर्स थे या जो दार्शनिक जिन्हें बोलते हैं, जो फिलोसोफर्स थे या जो सेंट्स थे, जो स्कॉलर्स थे, वो ऑलरेडी चीजों के बारे में जानते थे. उन्होंने किसी न किसी बुक में लिखा, जैसे हम इंडियन वेद की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी सारे ब्रह्मांड के बारे में लिखा है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, डिस्ट्रक्शन के बारे में लिखा है, सन की एज लिखी है, मून की एज लिखी है, सब कुछ लिखा है, डिस्टेंसेस सब लिखे हुए हैं. तो वो सब कैसे आया? ठीक है, ये सब चीजें कैसे आई? ये आपके हेलास थ्योरी जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था. ये लोग जब मेडिटेशन करते थे, ये लोग जब चीजों को समझते थे, पढ़ते थे, तो ये ऑलरेडी उन चीजों को जानते थे और उन्होंने इसके बारे में लिखा था, व्हिच वाज रेड बाय गैलीलियो. एंड देन व्हेन ही यूज्ड द टेलीस्कोप, क्योंकि गैलीलियो से ही हम टेलीस्कोप को देखते हैं, जब इन्होंने टेलीस्कोप को देखा, इन्होंने चीजों को समझा, तो ही गेट टू नो अबाउट द हेलास थ्योरी कि हेलास थ्योरी है क्या. यहाँ पे ग्रीक में अगर आप देखोगे तो हेलास जो थ्योरी है वो बेसिकली दैट वाज द स्कूल ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है. एक सेकंड, मैं इसको बताती हूँ किसने दिया हुआ है. दैट वाज गिवन लाइक 300 BCE में स्कूल ऑफ हेलास बोला जाता था, एंड दैट वाज गिवन बाय, आई नीड टू फाइंड आउट द नेम, इनका एग्जैक्टली नेम नहीं मिल रहा है. अलेक्जेंड्रिया, इसको लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सबसे पहले पब्लिश किया गया था और वहाँ पे ही इनके राइटर का नाम दिया था. सोक्रेट्स, प्लेटो से पहले भी जो हेलिसेंट्रिक थ्योरी है, इनके प्रोपाउंडर एक जो फिलोसोफर थे, विल सी द नेम इन द यूरोपियन लिटरेचर, जब हम करेंगे ग्रीक उसमें बताऊंगी मैं आपको. अभी इनका एक्जैक्टली नेम आर्किमेडियन नाम है, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे याद है, लेकिन इसमें अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं नोट्स के अंदर. आई वाज सर्चिंग, ठीक है, आर्किमेडियन कुछ इस तरीके से नाम है, जिन्होंने हेलास थ्योरी दी थी सबसे पहले. और उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है, सेंटर में सन है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग. जब गैलीलियो ने इस तरीके की बात कही तो उनको डिसबिलीव किया गया, इवन उनको पॉइजन पीने के लिए बोल दिया गया था, बिकॉज़ इट वाज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एंड नो वन वाज एक्सेप्टिंग दिस कि हम जिस रिलीजन को मान रहे हैं या हम जिन फिलॉसफीज पे चल रहे हैं वो टोटली अनट्रू है. इसलिए जो ये थ्योरी थी, जो इस तरीके की डिस्कवरीज थी, उनको मानना इस टाइम पे बहुत मुश्किल था. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ रेनेसेंस. फीचर्स ऑफ रेनेसेंस में हम लोग ऑलरेडी जो न्यू रिलीजन है, प्रोटेस्टेंटिज्म, इसकी बात कर चुके हैं. देन इसके बाद न्यू वर्ल्ड, कोलंबस और इन्होंने जो डिस्कवर किया है हम उसकी बात कर चुके हैं. न्यू कॉस्मोस, दैट इज इंपॉर्टेंट. न्यू कॉस्मोस, जो प्रोटोटाइनिक की बात आती है, सेट अर्थ इज एट द सेंटर एंड स्टैटिक इन 1543. कॉपरनिकस, इन्होंने ये कहा इज नॉट रहेगा, इज नॉट इन सेंटर एंड स्टैटिक. अर्थ इज नॉट स्टैटिक, वो खड़ी हुई नहीं है, वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, वो दूसरी दूरी पे भी घूम रही है. इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी. जो न्यू कॉस्मोस की बात आई थी यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर आती है एंड इट वाज निकोलस कॉपरनिकस की ये थ्योरी है सबसे पहले, जिसको हम अगेन हेलिसेंट्रिक थ्योरी में ही लेते हैं, जिसमें इन्होंने यूनिवर्स के सेंटर की बात करी है और इसी तरीके की काफी लर्निंग को बताया. न्यू कॉस्मोस के अंदर यूनिवर्स में इन्होंने कॉपरनिकस के अंदर इन्होंने आइडियाज को दिया है. नाउ लेट्स गो टू अनदर स्लाइड, दैट इज रेनेसेंस. अब हम इसमें इनके जो रेनेसेंस पीरियड है उसके हमने रिफॉर्मेशन पीरियड के हमने राइटर्स को देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द रेनेसेंस एंड उनके हम राइटर्स को देखेंगे. जो रेनेसेंस आपका पीरियड है वो बेसिकली ये तीन एजेस के अंदर हम लोग उसे डिवाइड करते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ पीरियड और आपका कैरोलाइन पीरियड जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ प्यूरिटन पीरियड. पर इस पूरे को हमने रेनेसेंस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे न्यू लर्निंग, न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस काफी सारे आए हैं. दैट्स व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ रेनेसेंस. बट दीस एजेस आर पार्ट ऑफ प्यूरिटन एज एंड दीस एजेस आर पार्ट ऑफ एलिजाबेथन और ट्रू रेनेसेंस लर्निंग. ओके, नाउ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम देखेंगे. सबसे पहले आता है 1552 में मैरी वन, बिकॉज़ शी टुक द थ्रोन इन 1550 फ्रॉम एडवर्ड VI. इन्होंने मर्डर करवा दिया था एंड शी टुक द थ्रोन विद हर हस्बैंड. एंड नहीं बच्चे, आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सफिशिएंट है. अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आप अगर ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इट इज गुड इफ यू कैन डू ओनली दिस आइडिया, राइट? तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा.
ठीक है, आगे देखते हैं 1552 मैरी वन ऑर्डर फॉर beheading of Protestants in London और gave them the option of leaving the country। अब यहाँ पे बिकॉज हेनरी 8 was also against, हाँ नोट बनाते रहिए साथ साथ में, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है या जो राइटर्स है मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको, यू कैन डू फ्रॉम हियर। इसके बाद ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको लगता है आप देख सकते हैं तो केवल पीवाई क्यूज वगैरह के लिए कुछ देख लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी पढ़ने के लिए तो आपको इन नोट्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की जरूरत है बिकॉज सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में पूरे नोट्स हैं। इसके अलावा आप जो भी बुक खरीदोगे उसमें यही सारी चीजें बस डिटेल में होगी, पैसेजेस में होगी, पैराग्राफ्स में होगी। यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स में बना दिया है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके नोट्स आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपको, क्योंकि यहाँ जो भी चीजें आपको मैं करवा रही हूँ दैट इज लाइक कि आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली चीजों को करवाया जाता है, तो आपको इसके बाद बुक्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल बुक की जरूरत नहीं और से नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। मैरी वन ऑर्डर फॉर beheading the Protestants। अब क्योंकि एडवर्ड जो हेनरी 8 थे, नहीं बेटा यहाँ पे जितनी भी क्लासेस दे पाएंगे, जितनी भी करवा पाएंगे वो करवाएंगे, और जो ऑनलाइन कोर्स अगर आप वो परचेज करते हो, अभी पेपर 2 का शायद डिक्लेयर नहीं कराया है, पेपर 2 का भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं जब भी तो हम यहाँ यूट्यूब पे दे रहे हैं, तब आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ सारा ही कोर्स देंगे, अभी पेपर 2 का हम लोगों ने कोर्स डिक्लेयर नहीं कराया, पेपर 1 का करा है आपके 10th ऑफ मार्च से, उसे आप परचेज कर लो, उसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 1800 की कॉस्ट है, वो आप लोग परचेज कर सकते हो। उसमें सारा चीज़ बहुत फोकस तरीके से करवाई जा रही है और हम लोग यहाँ यूट्यूब लाइव पे भी आपको सारा कुछ इसीलिए करवा रहे हैं जैसे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, एक गाइडेंस मिलती है। ठीक है, कोशिश है परचेज कर लेंगे। वो कहाँ से, हाँ उत्कर्ष पे ही मिलेगा, उत्कर्ष ऑनलाइन पे ही मिलेगा, वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट या नंबर कस्टमर के नंबर होंगे, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिए मिल जाएगा वहाँ पे। पेपर 2 का अभी मुझे आइडिया नहीं है कि हम लोग कब से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पेपर 1 का जो है वो हम लोग 1800 में दे रहे हैं, वो आप परचेज कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन वहाँ पे होगी, उसकी यूट्यूब पे नहीं होगी। ओके चलिए, मैरी वन ऑर्डर फॉर beheading the Protestant, क्योंकि हेनरी 8 इसके अगेंस्ट थे, हेनरी 8 इसके अगेंस्ट थे, तो उन्होंने एज ए डॉटर जब वो थ्रोन पर आई तो उन्होंने भी सेम चीजों को करा। शी आल्सो वेंट अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट बिकॉज़ शी वाज अ कैथोलिक, एंड एलिजाबेथ एंड हर मदर एंड बोलीन वाज अ प्रोटेस्टेंट, सो शी वाज अगेंस्ट ऑल द रॉयल मेंबर्स बिसाइड्स हर मदर, जो उनकी मदर अभी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा जितने भी रॉयल फैमिली में मेंबर थे उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करके उन लोगों को जो है क्रिटिसाइज करने का तरीका शुरू कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को बिहेड करने के लिए बोला कि या तो आप मेरी कंट्री से निकल जाओ, नहीं तो आपको बिहेड कर दिया जाएगा। तो काफी लोग उस टाइम पे इंग्लैंड छोड़ के आसपास के जो नेटिव के आइलैंड्स थे लाइक स्कॉटलैंड, आयरलैंड और आपके नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स और इस तरीके की जो जगह थे वो वहाँ जाके चले गए। दे मूव्ड, इवन काफी लोग अमेरिका भी चले गए थे यहाँ से मूव करके, और जो नहीं गए थे उनको बिहेड करवाने से शुरू करवा दिया था। एंड दैट इज व्हाई बिकॉज़ शी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, शी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द चर्च पीपल, हर किसी ने इसी को क्रिटिसाइज किया बिकॉज़ ऑफ द ह्यूज मर्डर एंड मैसेकर। शी वाज टाइटल्ड एज ब्लडी मैरी, उनको ब्लडी मैरी नाम दे दिया गया था। यस दीपिका, पेपर 2 कब से होगा? पेपर 2 यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहा है, जब भी इसका नोटिफिकेशन कुछ आएगा आप लोगों को मैं यहीं पे बताऊंगी। डोंट वरी, इतने यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, इतने डेली भी ऑन टाइम यहाँ पे पढ़ो आप लोग 11 बजे से, तो आप लोगों को काफी चीजें यहाँ करवाई जा रही है, और जैसे ही आप लोगों की इंक्वायरीज आती जा रही है हम लोग इसको भी कंसिडर करेंगे और ऐप लाइव भी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल पाए। इंग्लिश का लेना है ना, तो अभी इंग्लिश की क्लासेस यहाँ चल रही है बेटा, ये तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इनको अटेंड करो, और उसके बाद जब भी पेड क्लासेस वगैरह का नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सो इनको टाइटल दिया गया ब्लडी मैरी बिकॉज़ शी हैज डन अ लॉट ऑफ मर्डर, इन्होंने बहुत ज्यादा मर्डर कर दिए थे। देन उसके बाद शी मर्डर्ड एडवर्ड 4 एंड हिज मदर, इन्होंने उनको भी यहाँ पे 1554 में उनका भी मर्डर करवा दिया, पहले उनको रिमूव करके छोड़ लिया था, उसके बाद इन्होंने मर्डर करवा दिया। देन 1556 में शी कैप्चर्ड एंड बोलीन द मदर ऑफ एलिजाबेथ 1 इन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन होता है जैसे किसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ लीक करना, दैट इज इसको बोलते हैं आप देश लो। ठीक है, उसके चार्जेस में उनको गिरफ्तार करा एंड शी वाज इम्प्रिजन्ड इन लंदन टावर। इनको लंदन टावर में इन्होंने कैद करके रखा, वहीं पे इनका केस चल रहा था। अल्टीमेटली फूड में पॉइजन डाल के इनको मार दिया गया बिकॉज़ देयर वाज नो सच काइंड ऑफ चार्जेस ऑफ प्रूफ अगेंस्ट हर। ये क्लियर करने की कोशिश करी थी, काफी टाइम तक उन्हें प्रिजन में रखा जस्ट टू टॉर्चर, एंड उसके बाद इन्होंने इनको पॉइजन करवा दिया, वहीं पे पॉइजन करके शी डाइड। देन एवरीवन नो हाउ शी डाइड, व्हाट हैपेंड, बिकॉज़ देयर वाज नो चार्जेस, शी वाज जस्ट कैप्चर्ड इनटू अ रॉन्ग चार्जेस, ये सबको पता था, अभी उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा चीजें नहीं की गई। नाउ 1557 मैरी वन कैप्चर्ड एलिजाबेथ 1 इन द सेम चार्ज, बट एलिजाबेथ वाज सेव्ड बाय द courtiers and मैरी वन वाज आस्क्ड टू लीव द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। अब उनको लगा कि नाउ द कॉम्पिटिटर एंड द कंटेंडर फॉर द थ्रोन व्हाट एलिजाबेथ 1, उनकी मदर को मार दिया है, एडवर्ड 4 को मार दिया है, उनकी मदर को भी मार दिया है, बाकी के जो और दो क्वींस थे उनके साथ शायद कोई मेजर ऐसा इशू नहीं था, कोई ऐसा हेनरी 8 का हायर नहीं था जिसको ये टॉर्चर करवाएं या उनको मार दें। तो इन्होंने क्या करा, जो ओनली एक चाइल्ड बची थी एलिजाबेथ 1, उनको भी ट्रेजन डेज लो के आरोप में इन्होंने उनको भी कैप्चर करवा के आयरलैंड से यहाँ ये दोनों आयरलैंड में रहते थे, वहाँ से ही कॉल्ड देम इन लंदन, एंड इनको भी लंदन टावर में प्रेजेंट किया गया। जो कोरियर्स थे उस टाइम के जो royal people and loyal people of Henry VIII थे, they saved Elizabeth by saying that we know about the girl, she cannot do all these things, and we have all the proof of her innocence. And Mary I was asked to leave the throne because she was besides ruling, she became the murderer only. And Mary I यहाँ पे throne को लेके जाना पड़ा क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि she has to leave, no one was accepting, she became a murderer. And 1558 में यहाँ पे Elizabeth I का coronation होता है in a proper channel, and she became ultimately the ruler of England. And the period when she started 1558 to 1603, that was the period of her rule, and that was counted as a golden period of England. Okay. SKP, first of all, what's your good name? SKP ही दिखाई दे रहा है यहाँ। This is my second class, एक क्लास कल हुई थी, उसमें जॉफरी चौसर करवाया था, वो शायद रिकॉर्डेड फॉर्म में यहीं पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे ही आप सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको। एंड आई थिंक डॉक्टर नेहा जैन डालेंगे आप यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी क्लास। एंड सेकंड थिंग, आप ये जो क्लास है मेरी सेकंड क्लास है, तो जॉफरी चौसर के बाद रिफॉर्मेशन मैंने आपको करवाया और एलिजाबेथ एज करवाया, इसकी हिस्ट्री एंड लिटरेरी डेवलपमेंट हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो मच थिंग्स आर नॉट लेफ्ट, बहुत सारी चीजें। अब नेक्स्ट आता है जो इवेंट है, दैट इज 1572 टू 1574। इस एज में क्या हुआ था, अगेन अ प्लेग केम, देन 82 अगेन अ प्लेग केम, और इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे इवेंट था कि मैरी ऑफ स्कॉट्स जो कि सिस्टर थी हेनरी 8 की, वो यहाँ इंग्लैंड आ गई थी एंड शी क्लेम द थ्रोन। कि एलिजाबेथ 1 जो है शी वाज यस मार्गरेट ट्यूडर, यहाँ पे हम देखेंगे। तो आई आल्सो आस्क फॉर योर नेम एसकेटी, एटलीस्ट अगर आप डेली आएंगे तो आई शुड नो योर नेम। जो मार्गरेट ट्यूडर है, शी वाज द सिस्टर ऑफ हेनरी 8। ठीक है, वो हेनरी 8 की सिस्टर थी, एंड शी आल्सो वेंट ऑन द वे ऑफ एलिजाबेथ, सॉरी मैरी 1। जिस तरीके से मैरी 1 ने बोला था कि मेरे अलावा बाकी सारे चिल्ड्रन जो है वो इलेजिटिमेट है, वो इलीगल चिल्ड्रन हैं और वो हायर नहीं बन सकते। द सेम थिंग इज बीन ओके, यू आर अ गर्ल, प्रीटी, फाइन।
1575 में मार्गरेट ट्यूडर ऑफ स्कॉट्स, शी वाज मैरिड टू द जेम्स 4 ऑफ स्कॉट्स, उनकी शादी हुई थी, एंड शी बिकेम मैरी ऑफ स्कॉट्स, केम बैक टू इंग्लैंड विद हर सन एंड आस्क्ड द कोर्ट टू एक्सेप्ट हिज सन एज द लीगल हायर ऑफ द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड बिकॉज़ शी वाज अ सिस्टर ऑफ, रियल सिस्टर ऑफ एंड उन्होंने कहा कि इनके बाद यहाँ मेरा जो है दैट इज मोर, मतलब मेरा हक जो है वो ज्यादा है थ्रोन पे बिसाइड्स एलिजाबेथ. एलिजाबेथ इज नॉट अ लीगल हायर बट मी, आई एम द लीगल हायर आफ्टर माय ब्रदर एंड माय सन इज अ लीगल हायर बिकॉज़ वी आर द रॉयल ब्लड, शी इज नॉट अ रॉयल ब्लड. इस पे उन्होंने आर्गुमेंट करा था एंड व्हेन इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट बिकॉज़ एवरीवन वाज हैप्पी विद द रूल ऑफ एलिजाबेथ वन, जिस भी तरीके के काम वो कर रही थी, शी ब्रॉट कंटेनमेंट इन द सोसाइटी, शी ब्रॉट स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. तो उन्होंने जो स्टेबिलिटी लेकर आई थी, जो फीचर्स वो लेकर आई थी सोसाइटी में, जिस तरीके से रूल वो कर रही थी, जो उन्होंने रेगुलेशंस बनाए थे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, उससे लोग खुश थे. तो दे डोंट वांटेड टू चेंज देयर रूल, द रूलर स्पेशली बिकॉज़ दे वर फाइंडिंग कि समहाउ एंड समवेयर आवर नेशन इज गेटिंग पावरफुल, कहीं ना कहीं इट इज इंप्रूविंग. तो वो ये चीज चाहते नहीं थे. बट मार्गरेट ट्यूडर बिकॉज़ हर प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड, शी हायर अ मर्डरर, जैक द रिपर, उसको इन्होंने हायर करा एंड शी ट्राइड टू किल द क्वीन. शी आस्क्ड हिम टू मर्डर द क्वीन एंड जैक द रिपर अटैक्ड एलिजाबेथ मल्टीपल टाइम्स एंड अल्टीमेटली इन 1578 शी वाज फाउंड गिल्टी टू कंस्पायर अगेंस्ट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड शी वाज आल्सो सेंटेंस्ड टू डेथ. यहां पे व्हेन इट वाज इंक्वायर्ड, जैक द रिपर को जब पकड़ लिया गया, तब पता लगा कि ही वाज हायर्ड बाय मार्गरेट ट्यूडर, तो इनको भी सेंटेंस टू डेथ दिया गया. बट यस, व्हाइल हर इम्प्रिजनमेंट, जब वो ये इम्प्रिजन थी, जब ये जेल में थी, तो इनके बेटे को जेम्स फिफ्थ आई थिंक, फिफ्थ को अगेन स्कॉटलैंड भेज दिया गया था एंड एलिजाबेथ हैज प्रॉमिस्ड हर दैट बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, आई वोंट बी हैविंग एनी सन, सो ऑब्वियसली देयर इज नो सच काइंड ऑफ कंपटीशन एंड कंटेंडर नेक्स्ट टू मी फॉर द थ्रोन इज देयर. इफ योर सन विल बी alive then definitely I will make your son the king of England for sure, but for now I will be the ruler, after me I can allow him to be there, I will ask him to take the throne, but when I am here then it won't be able to, मतलब he won't be able to take the throne. ये इन्होंने इनको प्रॉमिस किया कि मेरी डेथ के बाद आपके बेटे को मैं थ्रोन पे जरूर बिठाऊंगी. ठीक है, और डेट्स लर्न नहीं करनी होगी, इनको समझना होगा बिकॉज इन्हीं पे वर्क्स लिखे हुए हैं. सारे वर्क्स में कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इवेंट्स आते हैं, तो आपको समझना होगा कि हिस्ट्री क्या थी, क्यों इस तरीके के वर्क लिखे हुए हैं. देन 1585 टू 88 स्पेनिश वॉर, मैरी ऑफ स्पेन जो इनकी सिस्टर थी, उन्होंने यहाँ पे वॉर लिया था, इट वाज डिफीटेड एंड defeat of Spain and victory was declared as Magna Carta for Elizabeth. बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सबसे बड़ा फर्स्ट अचीवमेंट था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा बोला गया. Then 1594 में आयरिश रिवोल्ट, आयरलैंड was revolted to get freedom from England and 1599 establishment of ग्लोब थिएटर बनवाया गया. It was gifted to शेक्सपियर by Elizabeth, उन्होंने ये बनवा के शेक्सपियर को गिफ्ट कर दिया था. 1600 the charter was given to East India Company. ठीक है, पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बिजनेस कर रही थी, बट नाउ द चार्टर दैट मींस द गवर्नमेंट अप्रूवल इज बीन गिवन, नाउ इट बिकम अ टोटली गवर्नमेंट कंपनी. 1603 डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. इस तरीके के जो इवेंट है वो लर्न करने होंगे. And it was the end of Tudor dynasty because James VI of Scotland became James I of England. Why it was James VI? Yes, I was saying James V because his father was James IV and the brother was James V who was already on the rule, and he was James VI of England who ultimately came to England and became the ruler. And here the beginning of his Tudor dynasty can be traced in England. क्योंकि यहाँ पे Tudor dynasty जो है वो finish हो जाती है, end हो जाती है with the death of Elizabeth and Tudor dynasty began. Now 1605 gunpowder plot. Gunpowder plot was against James I. जो parliamentary people थे, जो royals थे, they were unable to accept James I as their king क्योंकि वो वहाँ पे emotionally attached नहीं हो पा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इस king के साथ काम किया जाए because they don't know anything about England. तो they decide to kill him because ऐसे इन्हें हटाया नहीं जा सकता था. It was given by Elizabeth. तो उन्होंने यहाँ पे एक गन पाउडर प्लॉट करा to blow the whole parliament और उसके साथ किंग भी मर जाएंगे, but he was saved ultimately. 1611 he translated the New Testament of Bible with the help of scholars and that was named as Royal Bible or James I Bible. इसको James I Bible इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने 1611 में जो न्यू टेस्टामेंट था उसको ट्रांसलेट करके कैथलिक्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाया. रीजन है कि लोग अभी तक बाइबल पढ़ते थे और इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड के लिए या कैथलिसिज्म के लिए, रिलीजन के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं था, तो he did that. Then 1613 he established the Royal Library. इन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई for scholars whosoever is a member of Cambridge or Oxford University can use this library anytime. Proposal of Royal Society but could not execute it. इन्होंने Royal Society का भी proposal रखा जिसमें best of every field can be a member. Then beginning of 30-year war in 1690. अभी इन्होंने इतने सारी चीजें तो कर दी, लेकिन आगे क्या करेंगे अब वो इन्हें नहीं पता था. तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पे he was silent because he had nothing to do. तो आप लोगों में फिर से अंदर की प्रॉब्लम आई कि इनको रूल करना पड़ता नहीं, इन्होंने बाकी सारी चीजें कर दी, इन्होंने लाइब्रेरी बनवा दी, रॉयल सोसाइटी का प्रपोजल दे दिया, सब चीजें कर दी, बट नेक्स्ट इसलिए यहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट होता है, एक डिसकंटेंटमेंट स्टार्ट होता है कि वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस किंग. ये कर रहे हैं सब, लेकिन सब कुछ अपने नाम को बनाने के लिए कर रहे हैं. नाउ जेम्स I died in 1625 and his son Charles I came on throne. These are the historical events of your Elizabethan period or you can say the complete Renaissance. इस पूरे Renaissance period के लिए मैंने आपको historical events बताए हैं जिसमें आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्या इसमें ये हिस्टोरिकल इवेंट है. लाइक 1605 का जो ये इवेंट है इसके ऊपर वर्क लिखा गया है, इनकी डेथ के ऊपर वर्क लिखा गया है. चार्टर मूवमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है. डिफीट ऑफ स्पेन एंड स्पेनिश वॉर के ऊपर वर्क्स लिखे गए हैं. तो ये सारी चीजें आपके वर्क्स में कहीं ना कहीं कंसर्न होगी और इसी वजह से यहाँ आपको ये हिस्टोरिकल इवेंट बताए जा रहे हैं. सो दैट जब आप लिटरेरी इवेंट और उनकी जर्नी को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये वर्क्स या क्यों ये इवेंट कंपलसरी थे, क्योंकि वो सारे के सारे इवेंट्स जो यहाँ पे किंगशिप को एक तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे वर्क कहीं ना कहीं आपके लिटरेचर के अंदर एक थीम बनकर आ रहे हैं. यू कैन सी ऑल दीस. ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग अ न्यू स्लाइड हियर बिफोर स्टार्टिंग द राइटर. मैंने आपको कहा कि एलिजाबेथ ने जो वर्क किए थे बिफोर ब्लैक डेथ और बिफोर कमिंग ऑफ द मार्गरेट ट्यूडर, उसमें हमने क्या क्या देखा है. तो एलिजाबेथ का जो हम गोल्डन पीरियड देखते हैं कि व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड. इसको गोल्डन एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक कोई भी कंट्री है वो दैट वी यूज्ड टू से दैट देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अ कंट्री. आज की तारीख में वो 4 पिलर्स क्या है? योर डिफेंस, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड सोसाइटी एंड मीडिया. ये चार हम जर्नलिज्म एंड मीडिया, ये चार हमारे जो है पिलर्स आते हैं. लेकिन इस टाइम पे मीडिया एंड जर्नलिज्म नहीं था तो क्या था? आर्ट एंड लिटरेचर था. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं तो एलिजाबेथ हैज वर्कड इन ऑल द 4 पिलर्स. फर्स्ट पिलर था उनका डिफेंस. इंग्लैंड का डिफेंस अच्छा था लेकिन केवल आर्मी, इनके पास कोई नेवी नहीं थी. तो व्हाट शी इनिशिएटेड, शी स्टार्टेड अ नेवी. ठीक है, ये एलिजाबेथ का कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने एक नेवी बनवाई, एक नेवल फोर्स बनवाई, जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. द कंट्री इज अटैकिंग अस फ्रॉम द सी देन वी शुड बी रेडी. तो यहाँ डिफेंस में आर्मी के साथ उन्होंने नेवल फोर्स बनवाया. ये उनका आइडिया था, व्हिच वाज वेरी गुड. सेकंड जो आता है यहाँ पे डिफेंस के बाद, दैट
वाज पॉलिटिक्स, ठीक है। सेकंड आपका क्या जाता है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में हम क्या देखेंगे, पॉलिटिक्स में क्या चीजें हैं जो यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, तो शी ब्रिंग कंटेनमेंट इन द सोसाइटी, ठीक है, शी ब्रिंग कंटेनमेंट इन द सोसाइटी। और पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे आपका कॉमर्स भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली मनी से ही चलेगी, फाइनेंसेस, कॉमर्स एंड फाइनेंसेस, ठीक है। ये इन्होंने इसमें फाइनेंसेस को देखा एंड शी बेसिकली वर्क फॉर ट्रेड, शी इम्प्रूव्ड ट्रेड। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, ट्रेड को इम्प्रूव करा, कि किसी भी तरीके से ट्रेड इम्प्रूव हो, और उसके लिए उन्होंने क्या करा, जो अपने कॉस्ट कटिंग कर सकती थी वो अपनी कंट्री में, शी डिड दैट, शी यूज्ड द प्रिजनर्स एंड स्टार्टेड कॉलोनाइजेशन, ठीक है, इम्प्रूव ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन। इन्होंने कॉलोनाइजेशन को स्टार्ट किया कि जब दूसरी कंट्री से हमारे पास इनकम आएगी तो वी कैन इम्प्रूव आवर फाइनेंशियल स्टेटस, ये चीज यहाँ पर आती है। तो देन आपका आएगा थर्ड यहाँ आ जाता है डिफेंस पॉलिटिक्स, उसके बाद आ जाता है सोशल एंड रिलीजियस। रिलीजियस ऑब्वियसली यहाँ पे कंटेनमेंट नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी। रीजन बिहाइंड कि जो मैरी बनने क्या करा, लोगों को मारने की कोशिश करी, चीजें बिगाड़ने की कोशिश करी, उसने मर्डर्स करवाए प्रोटेस्टेंट्स के, बिकॉज शी वाज आल्सो प्रोटेस्टेंट, तो शी मेड अ प्रोटेस्टेंट चर्च इन इंग्लैंड, और उसको भी चर्च ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर करा कि जिसको जिस भी चर्च में जाना है वो जा सकता है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट में जाए, चाहे वो आपके कैथोलिक चर्च में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रहना चाहता है इंग्लैंड में शांति से रहे। तो यहाँ पे रिलीजियस एंड जो सोशल कंटेनमेंट था वो आया। रिड्यूस्ड क्राइम्स एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोटेस्टेंट चर्च, established Protestant church। Then इसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट क्या है, आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, फ्रीडम टू राइटर्स, कि आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, फ्रीडम एंड इट्स लाइक शी हैज गिवन फ्रीडम, एंड फ्रीडम के साथ साथ इन्होंने क्या दिया, उनको लिबर्टी दी, यस, फ्रीडम एंड लिबर्टी टू राइटर्स। सेकंड पॉइंट आएगा एड्स एंड फैसिलिटीज। किस तरीके की फैसिलिटीज दी इन्होंने, जैसे टबार्ड इनको यूनिवर्सिटी फिक्स को दिया कि यहाँ पे प्रैक्टिस करो, यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस करो, इट्स लिटरेरी हिस्टोरिकल प्लेस, इसको यूज करो ऑन द नेम ऑफ चर्च। उनको एड्स दिए, जो अगर फाइनेंसेस की जरूरत थी तो वो प्रोवाइड किया गया, लोगों को एक स्टेज प्रोवाइड किया गया, लोग थिएटर एस्टैब्लिश करवा के शेक्सपियर को दिया, उसे प्रमोट करा, उसे एनकरेज करा। तो शी गिव्स एड्स एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटीज टू द राइटर्स सो दैट द लिटरेचर कैन आल्सो बी फ्लरिश। इसलिए ये जो गोल्डन पीरियड है ये एक ही एज में या एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं है, इट इज अ कंप्लीट गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन। इसको पूरा एज को, पूरे टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डिफेंसेस बहुत स्ट्रांग हो गए थे, दैट इज व्हाई दे वर एबल टू डिफीट स्पेनिश आर्मी। उसके अलावा यहाँ पे जो भी स्पेनिश आर्मी वगैरह को डिफीट करा, वहां से दैट वाज डिक्लेयर्ड, इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज the strongest most country of Europe। फिर पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स के अंदर दे started their colonies, they improved their trade, बहुत सारे ट्रेड का पैसा इन्होंने बाहर से इंक्रीज करना शुरू करा। थर्ड इन्होंने जो डिस्टर्बेंसेस रिलीजन के नाम पे उन्हें खत्म करा। फोर्थ यहाँ पे आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट करा कि जितना लिख सकते हो लिखो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, उसमें इन्होंने किसी भी तरीके की कोई कमी वहाँ पे नहीं छोड़ी थी, ठीक है मैम। ये ओवरऑल एलिजाबेथन एज की गोल्डन एज है, जिसमें जितने भी लाइक मैरी जेम्स हुए हैं ये सबके काम को दिखाया है, या सिर्फ एलिजाबेथ को। जो गोल्डन एज है उसमें केवल एलिजाबेथन एज के कंट्रीब्यूशन को दिया जाता है। मैरी ने कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं, जेम्स ने कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं। जो राइटर्स एलिजाबेथन के टाइम पे लिखे थे, जेकोबियन एज के अंदर भी वही राइटर्स लिख रहे हैं। तो कंप्लीट रेनेसांस पीरियड को गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ क्वीन एलिजाबेथ हैज गिवन अ गुड बेस, जिसको हिलाना मुश्किल था, ठीक है। उन्होंने इतनी स्ट्रांग बना दी थी कंपनी या कंट्री जिसको हिलाना बहुत मुश्किल था। जेम्स वन ने जब ध्यान नहीं दिया तब भी ये कंट्री स्ट्रांग थी, ठीक है, तब भी इस कंट्री के फाइनेंसेस वीक नहीं हुए थे। आगे जब आप लोगों को और हिस्ट्री करवाऊंगी तो आपको उसके बारे में पता लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। रेनेसांस इज द रिवाइवल ऑफ आर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इमिटेशन एंड डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, स्पेशली ग्रीक ऑफ 15-14 सेंचुरी ह्यूमनिज्म फॉलोड। यहाँ पे जो ये चीजें आती हैं आपकी, जो हम लिटरेचर, उसकी लिबर्टी, उसकी फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, हम लिटरेचर के ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं व्हिच कम अप इन दिस टाइम, तो हम उन्हें भी देखेंगे कहीं ना कहीं। और ये जो आपका टाइम पीरियड है जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, लाइक रेनेसांस, तो रेनेसांस में रिवाइवल ऑफ लर्निंग तो हुई थी, लेकिन उसका रिजल्ट किसमें आया, उसका रिजल्ट आया कि लोगों ने जो नए लिटरेचर को लिखना शुरू करा है, जो नया लिटरेचर क्रिएट करना शुरू करा है, दैट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइवल। जो उन्होंने लिटरेचर खत्म हो गया था या कॉन्स्टेंटिनोपल के डिक्लाइन के बाद जो चीजें देखी हैं, उन सारे लिटरेचर के बाद इन्होंने पढ़ के उस लिटरेचर को वहां पे क्रिएट करना शुरू किया था। नाउ इट आल्सो रेफर टू रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर को काफी हद तक रिवाइव किया गया। दैट टर्म लिटरेरी ह्यूमनोइड्स is applicable here, which means more human writing, shifting from supernatural to human। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, एथिकल राइटिंग लिख रहे थे, जिसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टर्स की जगह बिब्लिकल कैरेक्टर्स आ रहे थे, लाइक 7 डेडली सिंस के अंदर भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स थे। इस तरीके की राइटिंग्स लिख रहे थे जिसमें मिस्ट्री प्लेस थी, सेंट्स थे, उनके वर्क्स थे, कुछ हिस्टोरिकल मिरेकल वर्क्स थे, सुपरनैचुरल जो पावर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन लाइफ में दिखा था। बट अब इस एज के अंदर ह्यूमन राइटिंग फॉर ह्यूमन डिक्लाइन, फॉर द ह्यूमन फॉल, फॉर द ह्यूमन इंप्रूवमेंट दिखाया गया। तो ह्यूमन को ह्यूमन ही दिखाया गया, यहाँ पे सुपरनैचुरल बीइंग की तरह नहीं दिखाया गया कि ह्यूमन को अगर सुपरनैचुरल सपोर्ट नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, ये चीज नहीं दिखाई गई। ये दिखाया गया कि यस दे आर वर्शिपिंग गॉड बट स्टिल दे आर ह्यूमन with the human follies and flaws, ठीक है, ये यहाँ पे इनको दिखाया गया। Then laboratory man rediscovered himself and universe, यहाँ पे नई न्यू लर्निंग के साथ आए। 10 man so long blinded had suddenly opened his eyes and seen। यहाँ पे क्यों इन चीजों को बोला गया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि देखिए यहाँ पे इन चीजों को इसलिए बोला गया, जो टेन ने बोला है, जो लैमेटी ने बोला है, that man discovered himself and the universe because गैलीलियो की थ्योरी आई थी, हेलिसेंट्रिक थ्योरी आई कोपर्निकस की, तो लोगों को ये पता लगा कि बेसिकली यूनिवर्स क्या है, अर्थ क्या है, विंड क्यों बन रही है, फोर्सेस क्या है, हम किस तरीके की जगह पे हैं। अच्छा यहाँ पे एक जो और आपके मैंने मेजर इवेंट्स करवाए हैं, इसी में एक मेजर इवेंट आएगा दैट वाज आल्सो ऑन रेफॉर्मेशन। जो मैंने रेफॉर्मेशन के आपको मेजर इवेंट्स करवाए थे, इसमें आएगा आपका एक मेजर इवेंट हियर समवेयर, दैट इज 1522, इसको लिख लीजिए। मैगलिन ने अर्थ का पूरा राउंड, वर्ल्ड का पूरा राउंड लगाया एंड ही डिक्लेयर्ड दैट अर्थ इज राउंड
इट इज नॉट अ फ्लैट बॉडी बट इट इज अ राउंड बॉडी। उन्होंने यहाँ पे ये डिक्लेयर करा, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन कि कैसे क्या चीज की बात कर रहे हैं। बट यस 1490 मैगेलन ने जब अर्थ को यहाँ पे राउंड बताया और उसके बाद कॉपरनिकस और गैलीलियो की थ्योरी आई एवरीथिंग इज राउंड इन द यूनिवर्स, तब लोगों को थोड़ा बहुत इन चीजों पे बिलीव होने लगा एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग कि जो ये डिस्कवरीज है या जो ये इन्वेंशन है, जो साइंटिफिक थिंग्स है, दीज आर नॉट जस्ट द वर्ड्स बट दे एक्चुअली आर समथिंग व्हिच इज बीन हार्डकोर वर्क बाय द साइंटिस्ट। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसको बिलीव करा, दे अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मैन एंड व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट वी आर। एंड जैसे कि केन ने कहा, मैन वाज सो लॉन्ग ब्लाइंडेड एंड सडनली ओपनड हिज आईज एंड सीन, क्योंकि लोग अभी तक क्या करते थे, सुपरनैचुरलिज्म के चक्कर में ही थे, दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम कहां एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या मैनिफेस्टेशंस है, हमारी क्या चीजें हैं। सो अल्टीमेटली दे ओपन देयर आईज एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी आर एंड दे स्टार्टेड सीइंग कि जो चीजें हमें केवल रिलीजन में बताई जा रही हैं, बहकाया जा रहा है, चीजें बताई जा रही है कि वी आर द वन हु कैन टेक यू टू द वे टू गॉड, हम आपको हेवन तक जाने का रास्ता बताएंगे, हम आपको गॉड तक जाने का रास्ता बताएंगे, आप ये करो, इतना दान दो, इतना ये करो, उन सारी चीजों पे से अब विश्वास उठ गया था बिकॉज what they have thought कि अर्थ है, यहाँ पे सन एंड मून राउंड लगा रहे हैं, उनकी जो दे आर बाउंड टू अर्थ और इनको गॉड की तरह लोग पूज रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उन सारी चीजों को एंजल्स की बात जो करी जा रही थी, डिपेंडेंसी की बात जो करी जाती थी, दे ऑल वर नाउ द आईज आर नॉट शट, दे आर ओपनिंग इट, वो लोग देख पा रहे थे सही और गलत को। ठीक है, एजुकेशन लेवल जो था वो लोगों का बढ़ रहा था तो लोग सही गलत देख पा रहे थे। नाउ लिस्ट ऑफ द रिवाइवल, जो जिन्होंने रिवाइवल ऑफ लर्निंग करी है, जिन्होंने नए वर्क्स को लिखा है, उन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट आ जाते हैं रोजर एस्चन। रोजर एस्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड ही वाज द ट्यूटर ऑफ एलिजाबेथ एंड क्वीन मैरी। इन्होंने इन्हें पढ़ाया था, सिखाया था किस तरीके से चीजें करनी है, इन्होंने सारी चीजें बताई थी। एंड द वर्क इज टॉक्सोफिलीज, टॉक्सोफिलीज का मतलब है स्कूल फॉर शूटिंग और आर्चरी। ठीक है, स्कूल फॉर आर्चरी, ये इनका जो वर्क है इसके अंदर ही है टॉक्ड अबाउट द आर्ट ऑफ आर्चरी, तीर वगैरह चलाने की क्या कला होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। सेकंड वर्क है द स्कूल मास्टर 1570, इसमें ही टॉक्ड अबाउट द आइडियल टीचर। नेक्स्ट वर्क थॉमस मैलरी, मॉर्टे द आर्थर, इट्स अ नाइट फिगर थ्रू आउट, जिसमें इन्होंने किंग आर्थर की बात करी है, इट्स एन आर्थुरियन रोमांस एंड इट वाज रिटन इन लेट एंड येट कंसीडर्ड टू बी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ दैट टाइम, क्योंकि इसमें किंग आर्थर की सारी जर्नीज की बात की गई है, उनके सारे डिस्क्राइब किया गया है कि हाउ ही फाउंड द होली ग्रेल एंड बाउल ऑफ क्राइस्ट, ही फेस सो मेनी ऑफ द हार्डशिप्स, इन्होंने कैसे कैसे हार्डशिप्स को फेस करा, किस तरीके से चीजें करी, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कवर किया गया, वो सब चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अलॉन्ग विद दैट एक लोगों में ट्रस्ट बनाना था क्राइस्ट के लिए, वो यहाँ पे क्रिएट किया गया विद दिस वर्क कि इफ यू आर डेडिकेटेड टू क्राइस्ट देन हाउ यू आर आल्सो एबल टू अचीव द नेम एंड फेम एंड सेंटिटी लाइक प्योरिटी। टैसिटस इरेस्मस, ये फ्रेंच प्रीस्ट थे, इन्होंने बाद में देखा कि ये जो कैथोलिक्स के लिए चीजें कही जा रही हैं वो सही है, तो इन्होंने यहाँ पे टैसिटस इरेस्मस ने प्रेज ऑफ फॉली लिखा एंड ही सपोर्टेड मार्टिन लूथर फॉर प्रोटेस्टेंटिज्म। इन्होंने उनकी जो बाइबल थी, प्रोटेस्टेंट बाइबल विलियम टिंडेल ने लिखी थी, उसको भी लिखने में हेल्प करा एंड ही इज आल्सो नोन एज इकोनॉमियम मॉरिस रिटन अंडर हेनरी VIII। इन्होंने ये बुक लिखी थी हेनरी VIII के टाइम पे, ठीक है, उनके लिए लिखी थी, उनके कहने पे लिखी थी। देन नेक्स्ट इज थॉमस मोर, इनका जो वर्क है यूटोपिया, दैट वाज रिटन इन 2 बुक्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है अक्सर कि यूटोपिया में क्या है, यूटोपिया इज व्हाट काइंड ऑफ लैंड, एक आइडियल लैंड की बात करिए, आपको इसमें पढ़ना है कौन कौन से गेम्स अलाउड थे, कौन कौन से गेम्स अलाउड नहीं थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ अलाउड नहीं थी, किनको आइडियल एक्टिविटीज बोला जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है आपको। देन इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोस रिपब्लिक, यहाँ से इनका सोर्स है। बेटा एलिजाबेथ कैसे लिखी गई ये किताब, इतने सारे राइटर्स के नाम दे रही हूँ प्रीति मैं, एलिजाबेथन एज में लिखी गई है, लेकिन ये राइटर का नाम लिखा है, बुक का नाम लिखा है, एलिजाबेथ कैसे लिखी गई बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट राइटर थॉमस एलियट, ही इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ ही वाज द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर। ये लेक्सिकोग्राफर होता है जो बेसिकली डिक्शनरी वगैरह एस्टैब्लिश करता है, उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इनका वर्क कौन सा है लेक्सिकोग्राफर का, तो ही हैज क्रिएटेड अ लेटेंट डिक्शनरी। ठीक है, इन्होंने लेटेंट डिक्शनरी क्रिएट करी थी। बाकी तो इनके वर्क लिखे हैं, गवर्नर, आर्ट ऑफ सेडिशन, सर जॉन चेक, थॉमस विलियम, आर्ट ऑफ रिटोरिक, आर्ट ऑफ रेटोरिक्स, तो आर्ट ऑफ रेटोरिक्स के अंदर भी ही टॉक्ड अबाउट द वर्ड स्ट्रक्चर एंड ऑल। इसके अलावा इनका एक वर्क और आता है, दैट इज कैसल ऑफ हेल्थ। ठीक है, इनका जो वर्क आएगा दैट इज कैसल ऑफ हेल्थ, दिस इज द फर्स्ट वर्क। ये जो लेटेंट डिक्शनरी है ये इन्होंने लिखी थी 1485 में और कैसल ऑफ हेल्थ 1489 में। ये जो कैसल ऑफ हेल्थ इनका वर्क मैंने बताया है, ये जो वर्क है दैट इज द फर्स्ट वर्क फॉर हेल्थ एक्सरसाइज एंड जिम्नेजियम। ठीक है, इसमें जिम की बात की गई है, कैसल ऑफ हेल्थ इज अ जिम्नेजियम, जहां पे इन्होंने बताया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज वन हैज टू डू ऑन अ डेली बेसिस टू कीप देमसेल्फ फिट एंड फाइन एंड जो भी कुछ क्वालिटीज हो जाती है तो कैसे कवर अप कर सकते हो, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो दिस इज द वर्क व्हिच टॉक्स अबाउट जिम्नेजियम, द कांसेप्ट ऑफ जिम एंड जिम्नेजियम यहाँ पे बताया गया था। देन थॉमस यार्ड, यस ही गेव सॉनेट्स टू इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने सॉनेट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एंड देन आते हैं हेनरी हावर्ड। हेनरी हावर्ड जो है ही इज नोन एज अर्ल ऑफ सरी, और उन्होंने यहाँ स्ट्रेंज मीटर दैट इज ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ पे अगर हम दोनों की चीजों की बात करते हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो टोटल मिसलेनी इज अ वर्क जो दोनों का कंबाइंड वर्क है 1557 में। यहाँ पे यार्ड और सरे दोनों के वर्क को इंक्लूड किया गया था, लेकिन इन दोनों ने जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किया है दैट इज यार्ड का सोनेट, इन्होंने इटालियन सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया एंड सरे ने ब्लैंक वर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया। ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि बेसिकली हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्सेस इन इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री एंड हु इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, देन इसके बाद थॉमस मैलरी का जो मॉडर्न आर्ट है मैंने आपको बताया दैट इज एन आर्थुरियन रोमांस, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, और इसको कैक्सटन ने प्रिंट किया था 1485 में अपनी प्रिंटिंग प्रेस में। देन सर्च ऑफ होली ग्रेल वाज इंक्लूडेड, इनको बाद में शेक्सपियर, टैलिसन, स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड, मॉरिस वगैरह इन सब ने बाद में इन्फ्लुएंस हुए हैं इससे और इन वर्क के बारे में लिखा है। ठीक है, एंड जूडा बिट्रेड क्राइस्ट फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, इस तरीके की स्टोरीज को यहाँ इंक्लूड किया गया है। यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल, केवल जो नोट्स मैं बता रही हूँ इनको पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। अब आते हैं कि इस एज के मेन इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो इस एज में इंपैक्ट डाल रही हैं या हमें मिलेंगी लिटरेचर में। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यहाँ पे लोगों के खुद के सोचने समझने की शक्ति बनी, वो केवल पुरानी चीजों को देख के काम नहीं कर रहे थे, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट दे हैव टू प्रोड्यूस, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, अपनी इंटेलिजेंस से नया लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू करा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग हुई, अमेरिका का डिस्कवरी है, बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन, चीजों को रिक्रिएट
कॉमन पीपल, लोगों के अंदर पॉलिटिकल पावर की ग्रोथ हुई, वो जाके अपनी बात कहीं भी कह सकते थे, अपनी बात मनवा सकते थे, सुन सकते थे, उनके पास पावर दी गई, विच वाज आल्सो द वर्क ऑफ एलिजाबेथ। नाउ नेक्स्ट, एलिजाबेथ एज जो 1558 से 1603 तक का हम लोग देखते हैं, दैट एलिजाबेथ एक्सेंडेड टू द थ्रोन ऑन 1558 एंड 1521 में जो ये बुक लिखी गई थी अगेंस्ट लूथर वाज पब्लिश्ड, डिफेंस ऑफ 7 स्कारमेंट। आफ्टरवर्ड हेनरी पास द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, उन्होंने कैथोलिक चर्च को सुप्रीमेसी दी थी, पर इस इवेंट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे पहले नहीं लिखा मैंने, ये बाद में इनके डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ डाला है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल को आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमने जितनी भी ये बाइबल्स पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री से लेकर तक दिखाया, आप जो ये यूजीसी नेट के चैनल को देख रहे हैं, इसमें पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड हुई हैं, उसमें भी मैंने बाइबल के ट्रांसलेशन के ऊपर काफी चीजें बताई हैं, आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीड ट्रांसलेशन गॉस्पेल ऑफ जॉन इनटू एंग्लो सैक्सन। उन्होंने जब बुक ऑफ एंग्लोस लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ एंग्लोस लिखी थी, उसी के साथ उन्होंने गॉस्पेल ऑफ जॉन लिखा था, व्हिच वाज आल्सो अ काइंड ऑफ बाइबल बिब्लिकल चीज थी, जो एंग्लो सैक्सन ईरा में लिखी गई थी। एंड बीड इज सेंट बीड, सेंट बीड जो है वो इटालियन दैट इज लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे। Alfred translated Genesis and some part of Old Testament. Who was Alfred? He was King Alfred, an Anglo king. इनके मेजर ट्रांसलेशंस मैंने आपको वहां लिखवा रखे हैं, आप लोग वीडियो देखिए। और उसके बाद किंग एल्फ्रेड ने जेनेसिस को भी ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है, दैट इज आल्सो वन न्यू थिंग व्हिच यू शुड नो अबाउट द बाइबल। देन उसके बाद सम पार्ट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड वाइक्लिफ इन 1384 ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन बाइबल, दैट इज द नेम एज वर्गेट्स बाइबल। इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया था उसे वर्गेट्स बाइबल बोलते हैं। और ये जो ट्रांसलेशन है बाइबल की, इन्हें आपको ध्यान रखना है, जो बाइबल ट्रांसलेशन आएगा, देखिए बाइबल के अंदर यू शुड नो जो फर्स्ट बाइबल है दैट इज हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट, 1400 AD में ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब इसी बुक को यहाँ पे हिब्रू को सेकंड बाइबल इज वल्गेट्स बाइबल, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ हिब्रू बाइबल इन लैटिन, ठीक है। ये वल्गेट सेंट वल्गेट ने करा था, इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया था, ओल्ड टेस्टामेंट ही है एंड 440 AD। आपका थर्ड बाइबल आता है वाइक्लिफ बाइबल, इसी का इंग्लिश वर्जन कब हुआ, 1384 AD, ठीक है। और ये किसने करा, ऑब्वियसली जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। ये किसने करा, जॉन वाइक्लिफ। वल्गेट बाइबल का ट्रांसलेशन वाइक्लिफ बाइबल में किया गया, ठीक है। अब ये तो था आपका ओल्ड टेस्टामेंट, ये सारे क्या चल रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट चल रहे हैं। उसके बाद आपके आएंगे न्यू टेस्टामेंट, और इसी के साथ साथ इस हिब्रू बाइबल और इस इंग्लिश बाइबल के बीच में जो बाइबल्स आती हैं वो यहाँ पर आएगी। फर्स्ट आएगी केडमेंस, ये पोएटिक वे में लिखी हुई थी इन 5 पार्ट्स। और उसके बाद सेकंड आती है किंग एल्फ्रेड जेनेसिस, ये इन्होंने लिखा था 10th सेंचुरी में, और ये बाइबल कब लिखी गई थी, 8th सेंचुरी में, ठीक है। ये है आपके बाइबल के वर्जन जो अभी तक हम देख पा रहे हैं। इसको हमें समझना है कि बाइबल जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में करवाई हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, हिब्रू बाइबल, वल्गेट्स बाइबल इसी का ट्रांसलेशन है, वाइक्लिफ बाइबल भी इसी का ट्रांसलेशन है, और ये जो वल्गेट बाइबल है इसके ट्रांसलेशन में यहाँ पे केडमैन और किंग एल्फ्रेड बाइबल आ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश फ्रॉम ग्रीक बाइबल वाज विलियम टिंडेल। अब जो ग्रीक बाइबल लिखी गई थी उससे जो ट्रांसलेशन आया है वो किसने करा था, विलियम टिंडेल ने करा है, दैट वाज पब्लिश्ड बाय कवर्डेल इन 1535 एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ डेसिडस इरेस्मस। जो टिंडेल ने करा था वो डेसिडस इरेस्मस की हेल्प से करा था। इन 1538 न्यू एडिशन ऑफ कवर्डेल्स बाइबल केम एंड दैट वाज नोन एज द ग्रेट बाइबल। अब टिंडेल के बाइबल के बाद इसी ग्रीक बाइबल को कवर्डेल बाइबल के नाम से दिया है, जिसको ग्रेट बाइबल भी दिया जाता है। द प्रीफेस वाज रिटन बाय क्रैमर एंड इन 1540 इट वाज प्लेस्ड इन चर्च। तो हम लोग जो देखते हैं कैथोलिक चर्चेस के अंदर, कैथोलिक चर्चेस में चलता है कवर्डेल्स बाइबल, कैथोलिक चर्चेस में कवर्डेल चलता है, और प्रोटेस्टेंट में टिंडेल, एंड प्रोटेस्टेंट्स में टिंडेल बाइबल चलता है, ठीक है। ये दो आपको ध्यान रखना है। देन इन 1560 जेनेवा बाइबल बाय द कैल्विनिस्ट आल्सो नोन एज द ल्यूथेरानाइज्ड बाइबल हैड अ प्रोटेस्टेंट कमेंट्री टू इट। लास्ट में 1600 के अंदर जो जेनेवा में बाइबल पब्लिश हुई थी कैल्विनिस्ट की, जॉन कैल्विन ने ये बाइबल करवाई थी, इसको ल्यूथेरानाइज्ड बाइबल कहा जाता है, जो कि मार्टिन किंग लूथर के आइडिया से इन्फ्लुएंस बाइबल थी। दैट मींस टिंडेल की बाइबल से इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंस बाइबल थी, इसको कैल्विनिस्ट बाइबल बोलते हैं, क्योंकि इटली में जेनेवा में मतलब सदर्न यूरोप के अंदर एक और प्रोटेस्ट हुआ था इसी कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट, एंड दैट वाज द फॉलोअर्स ऑफ जॉन कैल्विन, इन्हें कैल्विनिस्ट कहा जाता है। जो बाद में इन दोनों की जो मिक्स थी मार्टिन लूथर, दैट इज प्रोटेस्टेंट और कैल्विनिस्ट की जो मिक्स ब्रांच बनी वो बनी प्यूरिटन्स। In 1604 James II announced that he will give a Bible and that was given in 1611। अब जो नया वर्जन न्यू टेस्टामेंट आया था उसी बाइबल जो मैं आपको लिखवाई थी वो किसने दिया यहाँ पे, जेम्स 1 ने, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, सॉरी, जेम्स 1 ने यहाँ पे फर्स्ट न्यू टेस्टामेंट का पब्लिकेशन किया, जिसे रॉयल बाइबल के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस इज योर बेसिकली कंप्लीट आइडिया ऑफ बाइबल एंड इट्स ट्रांसलेशन। देखो इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान रखनी है। जेम्स 1 रॉयल बाइबल 1611, ठीक है। उससे पहले हमने किसकी बाइबल देखी है यहाँ पे, अभी जो फिफ्थ बाइबल देखी थी हमने कवर्डेल, है ना। कवर्डेल की बाइबल देखी थी। कवर्डेल की बाइबल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, द ग्रेट बाइबल, ठीक है। कवर्डेल्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन द ग्रेट बाइबल, सॉरी, 1538, ओके। एंड फिर प्रोटेस्टेंट बाइबल आ जाती है आपकी नेक्स्ट जो आ जाएगी, दैट इज प्रोटेस्टेंट बाइबल, टिंडेल्स बाइबल। That was Protestant, ठीक है, with the help of Erasmus, with the help of Erasmus इसे क्रिएट किया गया। देन इसके बाद सेकंड आ जाती है कैल्विनिस्ट बाइबल। ये किसकी हेल्प से लिखी थी, जॉन कैल्विन, कहाँ पे, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में इन द ईयर 1560। ये है टोटल नंबर ऑफ बाइबल जो अभी तक हमारे पास
बताएं। और अभी जो ये बाइबल है जेम्स 1 की रॉयल बाइबल, दिस इज कंसीडर्ड इन द कैथोलिक चर्चेस के अंदर हमें यही बाइबल मिलती है। ठीक है, ये था आपका हिस्ट्री ऑफ ऑल द बाइबल्स, इसे ध्यान रखिए। अब ये आपके इस एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके साथ के जो ये पॉइंटर्स हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस को हम लोगों ने देखा, बात कर ली है, कैथोलिसिज्म और उनके पीछे डिस्टर्बेंसेस को देख चुके हैं, ट्रिमेंडस लिटरेरी काफी सारे चेंजेस यहाँ इस एज में आए हैं। कंपैरेटिव सोशल कंटेनमेंट वी नो कि एलिजाबेथ के आने के बाद व्हाई दिस इज अ गोल्डन पीरियड, अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर की रेट वगैरह बढ़ गए थे, फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, डिस्कवरीज वन ऑफ द ग्रेट सेल वर्ल्ड की फर्डिनेंड दी मैगलिन ने बोला कि वर्ल्ड राउंड है यहाँ पे एयर वगैरह का जो प्रेशर है वो सब उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, तो उससे ट्रेडर्स को बहुत सारी चीजों का पता लगा। फेमस एक्सप्लोर पॉप्ड अप, ये जो सारी कलेक्शन है कि कौन-कौन से पिलग्रिमेज पे और कौन-कौन सी वॉयजेस पे लोग जाते थे, यहाँ पे परचार्ज और उसकी पिलग्रिमेज, दैट इज अगेन ग्रीक लेटिन वर्क, वो यहाँ पे हमें देखना है। देन आई हैव टेकन द नॉलेज फ्रॉम माय प्रोवियस, ये बेकन का जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एज, जिसे हमें ध्यान रखना है। इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, पेट्रियटिज्म, पीस फॉर होम एंड अब्रॉड, एंड दिस एज इज कंसीडर्ड पैरेलल टू द पैरिक्लीज ऑफ एथेंस। इसको ऑगस्टन एज बोला जाता है, इसको बहुत पीसफुल एज माना